हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने बेसिकली अब क्लास 10th का हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे वास्तविक संख्या। तो हमने ऑलरेडी 6 लेक्चर्स कर रखे हैं, है ना। हम लोगों ने ऑलरेडी 6 लेक्चर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, क्वेश्चन भी करा है ना। तो उसमें एक बारी मैं बता देता हूँ कि हमने पिछले लेक्चर में क्या रहा है, लेक्चर 6 में। तो लेक्चर 6 में हमने करा है अपरिमेय संख्या को जितने भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब कि बोर्ड में आ सकते हैं, स्टेट बोर्ड में लाइक आ सकते हैं या सीबीएसई कह लो, उन बोर्ड में जो जो आ सकते हैं उन टाइप्स के हम लोगों ने क्वेश्चन करे हैं। चाहो तो आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। तो अब बात आता है कि इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो बेसिकली वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार पे बेस्ड है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कह रहे होते हैं, ठीक है। तो बात आता है कि दशमलव प्रसार, है ना। मतलब जो मेरा एम है यहाँ पे हम लोग को पढ़ने का, हमारा जो एम है यहाँ पे पढ़ने का वो क्या है, तो दशमलव प्रसार के बारे में जानना है कि दशमलव प्रसार कैसे निकाला जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग दशमलव प्रसार यहाँ पे समझ लेते हैं कि दशमलव प्रसार हम लोग कैसे बताएंगे कि किसका दशमलव प्रसार क्या होगा, ठीक है। हमारा टॉपिक है दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन। देखो, बात आ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन का। तो एक बात बताना, अगर मेरे पास कोई भी नंबर p बाई क्यू के रूप का है, ठीक है, मान लेते हैं कोई नंबर p बाई क्यू के रूप का है, क्लियर। यहाँ से कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो, इसका कहने का मतलब क्या है कि हम क्यू में भाग दे रहे हैं, किसमें, क्यू में भाग दे रहे हैं p से। तो यहाँ पे कुछ भागफल आएगा, वो नंबर हम यहाँ पे इससे गुणा करके लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ शेषफल आएगा r। तो इस शेषफल के पास बेसिकली ये शेषफल ना दो रूप का हो सकता है, या तो ये जीरो हो जाए अथवा ये जीरो ना हो, या तो जीरो हो जाए या जीरो ना हो। तो देखो, अगर मेरे पास कोई भी नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म का है, अगर हम भाग दे रहे हैं, तो यदि शेषफल जीरो आ जाता है, ठीक है, यदि शेषफल क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, यदि शेषफल क्या आ गया, जीरो आ गया, तब हम बोलेंगे कि जो इस नंबर का यानी पी वाई क्यू का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है, क्लियर। और यदि जीरो नहीं आता है, शेषफल यदि जीरो नहीं आता है, तब हम बोलेंगे जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, अशांत है, क्लियर। अब देखो, अशांत में भी ना ये दो तरीके का बेसिकली हो रहा होता है। अशांत को इंग्लिश दूसरा नाम इसका अनवसानी भी होता है, ठीक है, अनवसानी। इंग्लिश में इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। और शांत को इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कहते हैं। शांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, जो डेसिमल के बाद से कुछ नंबर तक जाए और रुक जाए। और अशांत का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद से वो रुके नहीं। तो देखो, नहीं रुकने का दो तरीका हो सकता है कि सेम नंबर बार बार रिपीट कर जाए। तो अगर सेम नंबर दशमलव के बाद से बार बार रिपीट कर रहा है तो हम उसको कहते हैं अशांत आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती। मैं इसमें एग्जाम्पल भी दे देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। तो इसको इंग्लिश में कह रहे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। और दूसरा देखो, दूसरा क्या है कि अशांत तो वो हो लेकिन दशमलव के बाद से कुछ भी रिपीट ना करे, ठीक है, दशमलव के बाद से कुछ भी रिपीट ना करे, तो उसको हम कहते हैं अशांत आवर्ती, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। ओके, देखो, मैंने क्या बोला कि अशांत आवर्ती कैसे होगा। तो इसमें कुछ नंबर इस तरीके के होंगे, जैसे कि मान लो कि 1.33333 ऐसे। देखो, ये बार बार रिपीट करते जा रहा है। अब जो नंबर रिपीट कर रहा है ना उसके ऊपर हम ये बार लगा देते हैं, इसको हम बार कहते हैं, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। मान लो और मेरे पास है 0.425 425 425 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 425 बार बार रिपीट कर रहा है तो इन तीनों नंबर पे हम बार लगा देंगे 425 पे। मान लो मेरे पास हो सकता है 1.2 4 3 3 2
5 2 5 2 5 एंड सो ऑन। तो इसमें रिपीट क्या कर रहा है, केवल 2 5, ये 2 5 2 5 2 5 देखो। तो 1.243325 हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे ऐसे। तो इस तरीके के नंबर्स को हम कहते हैं अशांत आवर्ती। यानी इन इन सारे नंबर्स को ना हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, रूप में लिख सकते हैं। क्लियर, इनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, इन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें कैसे नंबर्स आएंगे, तो देखो लाइक दिस 0.1 सॉरी 1.01 001 000 ऐसे। देखो इसमें कुछ भी पैटर्न मेरे को नहीं मिल रहा है डेसिमल बाद से रिपीट करता हुआ। 2.35142876982 ऐसे, इसमें कुछ भी मेरे को नहीं मिल रहा। तो इस तरीके के नंबर क्या हो जाएंगे, अशांत आवर्ती, और इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, रूप में नहीं लिख सकते हैं। जबकि हम अशांत आवर्ती को लिख सकते हैं और इस शांत को भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो शांत क्या क्या हो सकता है, 2.3 5.525 है ना, इस तरीके के जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, तो शांत होंगे। 1.2 3.567 7.825 9.45 एटसेट्रा, इस तरीके के सारे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, शांत होते हैं। क्लियर। देखो अगर मेरे पास यहाँ पे मैंने बोला है कि मेरे पास है 1.2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12/10। तो देखो ये पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद से ये दशमलव के बाद से रुक रहा है। और इसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्लास 9th में आई होप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। मान लो मेरे पास क्या है 1.3333 ऐसे करके है, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.3 के ऊपर बार। तो मैं मान लेता हूँ, माना x इज इक्वल्स टू 1.3333 एंड सो ऑन। अब मैं दोनों तरफ कर दूंगा 10 से गुणा, ठीक है, दोनों तरफ। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू ये 13.3333 एंड सो ऑन। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मैं कर दूंगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। क्लियर। देखो जैसे मैं समीकरण 2 माइनस 1 करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10x इक्वल्स टू 13.333 एंड सो ऑन। और इधर क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1.3333, ठीक है। देखो दशमलव के बाद वाले ना सभी ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो टेक्निकली क्या बन गया 0 0 0 0 एंड सो ऑन। ये क्या बन गया, तो 2 और 1 यानी 12.00 आ गया। और इधर क्या आ गया, तो 9x आ गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मुझे मिल गया 9x इज इक्वल्स टू 12.0000 एंड सो ऑन। इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, 9x इज इक्वल्स टू केवल 12, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा 12/9, 3 से करोगे तो 4 और ये 3 हो गया, इसलिए हमारे पास x कितना आ गया 4/3। देखो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, भाग दे करके देख लो 3 से 4 में, ये वही आएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3 एकम 3 1.03910, देखो ये बार बार 3 आते जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यानी हम इसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो हमने देख लिया, ठीक है, ये सारा 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमें मेरा मेन मकसद क्या है कि अगर मेरे को कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, लेट्स से कोई भी नंबर किस में दिया है, पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया गया है, तो मेरे को क्या बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, हम कैसे बताएंगे। अब एक तो तरीका है कि भाग दो और देखो कि दशमलव के बाद नंबर रुक रहे हैं कि नहीं रुक रहे हैं, या कुछ फिक्स पैटर्न बन रहा है, उसके हिसाब से बोलोगे ये शांत है तो अशांत है ना। अगर ये वाला कंडीशन आ गया तो भी हम बोलेंगे क्या कि ये अशांत है, ठीक है। देखो तो अब ये भाग न दे करके एक तरीका और है चेक करने का, हम क्या काम करें कि क्यू का गुणनखंड करना है, क्यू का
गुणनखंड करो। Q क्या क्या करना है? गुणनखंड। Q का गुणनखंड करो, ठीक है। यदि Q का गुणनखंड, ठीक है, यदि Q का गुणनखंड 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का हो, यानी n के रूप का आता है, ठीक है, आता है। जहां याद रखना कि हमारा m और n क्या हो सकता है, जहां m कॉमा n इंटीजर हो सकते हैं, है ना, बिलोंग्स टू इंटीजर। तो p बाई q का दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा, ठीक है। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं है तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। बस सिंपल सी बात है, इतना याद रखना है। तो तुम बिना भाग दिए क्या निकाल सकते हो अब, तो दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है अपन पता लगा सकते हैं, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, दशमलव प्रसार अशांत होगा। चलो अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से मान लो मेरे पास दिया हुआ है 12/20। हम क्या करेंगे, इस Q का गुणनखंड करेंगे। Q हमारा 20 है। अब यदि 20 का गुणनखंड किया जाए तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो देखो ये किस फॉर्म का आ गया, तो 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 के फॉर्म का आ गया है। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली लिखा हुआ I mean, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये, तो 2 का पावर 2 और 5 के पावर 1, यानी 2 का पावर m और 5 के पावर n का रूप का आ गया है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, 12/20 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। अब एक बार हम भाग देख करके वेरीफाई भी कर लेते हैं ऐसा है कि नहीं है। तो देखो ये कटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। तो 20 छके 120। देखो ये डेसिमल के बाद से रुक गया, यानी शेषफल क्या आ गया, हमारे जीरो आ गया। और मैंने बोला था कि जब शेषफल जीरो होगा तो हम क्या बोलेंगे कि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। क्लियर। तो आई होप ये बात समझ में आया होगा। क्लियर। देखो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल सेकेंड ले लेते हैं। मान लो मेरे पास है 13/35। अब 13/35 है तो हम 35 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7। इसमें 5 तो आया लेकिन 7 आ गया। अगर ऐसा है तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। मेरे को कैसे नंबर चाहिए, केवल 2 और 5 के गुणनखंड चाहिए, नहीं 2 और 5 चाहिए। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अशांत, ठीक है। डोंट वरी, इसके बारे में नहीं सोचना है कि वो आवर्ती होगा कि अनावर्ती होगा, नहीं। अगर दोनों में से कुछ आवर्ती आया तो भी हम क्या बोलेंगे नॉर्मली कि वो अशांति होगा, क्योंकि दोनों अशांत का ही भाग है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास एक एग्जांपल और है, 1/16। ये क्या है, 1/16। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ये क्या आ रहा है, 16 का गुणनखंड करके देखो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बस ये केवल आया 2 का पावर 4। इसमें 5 तो है भी नहीं। तो जरा सोचो, क्या मैं 5 नहीं तो मैं 5 का पावर 0 लिख सकता था क्या, ऑफकोर्स हाँ। तो अगर खाली 2 आ रहा है या खाली 5 आ रहा है, तब भी जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। क्योंकि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 0। तो देखो 2 का पावर 4 और 5 का 5 I मीन 2 का पावर m और 5 का पावर n का रूप का आ गया। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला है, m और n दोनों क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर क्या हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। हालांकि हमारे सिलेबस में नेगेटिव के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने बोल दिया इंटीजर है। बट तो यहाँ से क्या हो सकती है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव एज वेल एज वो भी हो सकता है। बट हमारे सिलेबस में नहीं है फिर वही बात। तो ये भी इसका तो जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। एक बार हम इसको भाग भी दे करके देख लेंगे कि आई एम राइट और रॉन्ग, है ना। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। बट हम लोग भाग दे करके देख लेते हैं। तो 16 में जब हम भाग करेंगे 1 से तो ये डेसिमल आएगा, एक और डेसिमल आएगा, 16 छक 96 4 0, 16 दूनी 32 8 0, 16 25 80। देखो जो हमारा शेषफल आया वो क्या आ गया, तो 0 आ गया। दैट्स मीन्स कि हाँ ये सही बात है कि अगर केवल 2 आता है,
केवल 5 आता है तब भी जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। यानी अगर केवल 2 का पावर समथिंग है, 2 का पावर m आ गया, 5 का पावर m आ गया, या 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का आया, n आया, ये तीनों फॉर्म आए तब भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तब भी जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। क्लियर। तब भी जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक की सारी बातें समझ आई होंगी। अब चाहो तो अपना एनसीईआरटी का ना जितना भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ऑल एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी है ना, ये चैप्टर 1 का, चैप्टर 1 खत्म कर सकते हो बिना किसी झिझक के, है ना। ये सारा तुम खत्म कर सकते हो और इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, हमारा ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। ओके, तो मेरे को तो बड़ा मजा आया चैप्टर खत्म करके, आई मीन कि काफ़ी इंजॉय करा है मैंने। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय करा होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल यानी बहुपद। एक बार ना मैं जल्दी से बता देता हूँ कि हमने पूरे इन 7 लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है, यानी इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है। देखो हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है रियल नंबर। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर, मीन्स की वास्तविक संख्या। ठीक है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। देखो मैं टॉपिक्स के नाम लिख रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि टॉपिक्स का नाम लिखने से सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में चल रहे होंगे। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा है, तो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा है, नंबर सिस्टम के बारे में, यानी संख्या पद्धति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। और संख्या पद्धति के बारे में भी हम लोगों ने किस किस नंबर्स के बारे में पढ़ा है, तो ये भी बताओ। संख्या पद्धति के बारे में हम लोगों ने किस किस नंबर के बारे में पढ़ा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और जब इन सबको हम मिलाते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, तो वास्तविक संख्या। अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अगला हमारे पास क्या है, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। फिर हमने क्या देखा था, एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध, एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध। फिर हमने क्या देखा था, तो अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा, उसको सिद्ध करना सीखा, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, है ना, ये चैप्टर अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने प्रूफ करना सीखा। और अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था, तो वो था दशमलव प्रसार। ठीक है, वो क्या है, दशमलव प्रसार। तो मोटा मोटी इतने टॉपिक्स हमारे क्लास 10th में हैं, पहले चैप्टर में, आई मीन पहला चैप्टर में। तो हमने इन सभी चैप्टर्स को पढ़ लिया। देखो अब एक अभी जो न्यू एनसीईआरटी निकल कर, आई मीन न्यू जो एनसीईआरटी प्रिंट हुआ है ना, उसमें एक टॉपिक नहीं है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो मैं बेसिकली बता देता हूँ ये क्या होता है। कोई पुराना एनसीईआरटी रखा हो तो उसके बुक में वो होगा एल्गोरिथम। देखो ये बेसिकली वही चीज होता है जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। बचपन में हमने क्या पढ़ा था, भाग को चेक करने के लिए तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसको बस यहीं पे ये रिप्रेजेंट कर दिया गया है कि ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर के लिए क्या कंडीशन होता था, तो बी से तो छोटा होगा बट जीरो के बराबर नहीं तो जीरो से बड़ा होगा, बस यही एक तो कंडीशन है। और इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, इसका जो यूज होता है हम लोग एचसीएफ निकालने में करते हैं। ठीक है, इसका यूज क्या है, तो एचसीएफ निकालने के लिए होता है। तो ये नहीं है, है ना, नए एनसीईआरटी में ये नहीं है, तो इसको इसके बारे में लोड लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जितने भी चीज़ें एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी में हमने उन सारी चीज़ों को कवर करा है। ठीक है, तो एक बार इसको मैं लिख दूँ कि एचसीएफ निकालने में होता है। ठीक है, तो देखो काफ़ी अच्छे से हमने चैप्टर 1 खत्म करा है। अब इम्पोर्टेंट यही है कि रिवाइज करते रहो, नोट्स बनाओ और
जितने भी एक्सरसाइज है ना, उनको अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहो जब तक ये न्यू एक्सरसाइज का मैं होमवर्क नहीं देता हूँ या फिर हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं होता है। तो कल से जो हमारा होगा वो चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, नया वाला बहुपद। तो इसका इस चैप्टर का नोट्स बनाओ, और अगेन मैं बोल रहा हूँ नोट्स बनाओ, रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बाकी ऑल द बेस्ट।